दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो में मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अतः आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज से जो हम लोग को बात शुरू करनी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए आज बहुत सारी बातें करनी है हम लोग को, है ना। एक तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोग को पढ़ना है, और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर 1937 में इलेक्शन विभिन्न राज्यों में उसको पढ़ना है, उसका परिणाम क्या रहा, हाँ उसको हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आपका अगस्त प्रस्ताव सरकार की तरफ से, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और फिर फाइनली हम लोग को पढ़ना है अपना भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इतने चीजों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। हाँ बोलिए। ये जो अवज्ञा आंदोलन है, किसने इसको दबाया? सरकार ने दबाया। नहीं सर, कौन सा ब्रिटिश, क्या नाम था? अच्छा वो इरविन ही था, हाँ वही दबाया है ना। हाँ जो ब्रिटिश अथॉरिटी में थे उन्हीं लोगों ने दबाया। चल तो बात हम लोग शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नहीं, हाँ ब्रिटिश सरकार शुरू से एश्योर करते हुए आ रहा था कि हम लोग को धीरे धीरे उत्तरदायी स्वशासन टाइप की कोई चीज जो आप लोग का मांग है वो सब हम लोग आपको देंगे, और उसी सब के लिए साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था। लेकिन साइमन कमीशन को हम लोगों ने गो बैक कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी नहीं गए, सिर्फ एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, फर्स्ट और थर्ड में कोई नहीं गया। तो अंत में वहां की ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के निष्कर्षों के आधार पर एक अधिनियम पारित किया, जो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने जितना भी अधिनियम हिंदुस्तान के शासन के लिए पारित किया, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, और आज जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का 1/3 हिस्सा जो आता है कहां से आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। इतना महत्वपूर्ण था, सबसे बड़ा अधिनियम। अभी जो जितना अंग्रेजों ने मतलब पारित किया था हिंदुस्तान में अपना शासन करने के, सबसे बड़ा भी, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसका सीधा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हम लोग को आजादी मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कई नई बातें आई। पहले जो इंपॉर्टेंट बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई वो ये, इसके पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन था। जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत लाया गया था, वो रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये सब व्यवस्था थी वहां पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने राज्यों से, आपका प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं इसको। एक उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार। अब प्रांतों में जो सरकार का चुनाव होगा स्वायत्त ढंग से काम करेगी। केवल केंद्र में ब्रिटिश शासन रहेगा। राज्य जितने भी 11 प्रांत थे, कुल 11 प्रांत थे। आपका 6 कमिश्नरी एरिया था, और फिर आपके देसी रियासत वगैरह थे। तो जितने भी 11 प्रांत थे, सभी प्रांतों में ऑटोनॉमी दे दी गई, और उन लोगों को चुनाव करके अपना सरकारों का गठन करने का अधिकार दे दिया गया।
ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। जन शासन प्रणाली को केंद्र में डाल दिया गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, ये जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश सरकार के अनुसार, 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। 2 सदन, विधानसभा एवं विधान परिषद। ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस। और 5 प्रांत में एक ही सदन था, बस विधानसभा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक केंद्र में संघ की कल्पना की। और इस संघ में सभी लोग शामिल रहेंगे। 11 प्रांत रहेंगे, 6 कमिश्नरी एरिया है। कमिश्नरी एरिया को मोटा मोटी समझिए आज का जो यूटी होता है, बस उसी तरह का व्यवस्था वो। और फिर देशी रियासत, सबको मिलाकर एक संघ बनेगा। हालांकि इसमें एक बात कही गई कि देशी रियासतों में आधे से अधिक रियासत जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक ये संघ नहीं बनेगा। और वही हुआ, आधे से अधिक रियासतों ने सहमति नहीं दी, इसलिए संघ नहीं बन पाया। संघ सूची व्यवस्था के तहत आपका शक्ति का बंटवारा किया गया था। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वह विषय जिस पर संघ कानून बनाएगा, वह विषय जिस पर राज्य कानून बनाएगा, और वह विषय जिस पर समवर्ती सूची के तहत दोनों केंद्र और संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाएगा। लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून संघ द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक केंद्रीय न्यायालय का गठन किया गया इसी एक्ट के तहत, और आरबीआई की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक नई व्यवस्था प्रांत स्तर पर केंद्र स्तर पर हिंदुस्तान के लिए कायम की। प्रांतीय सरकार का गठन के लिए 1937 में चुनाव हुआ। प्रांतीय सरकारों का गठन के लिए 1937 में चुनाव हुआ। हालांकि ये ओपन चुनाव नहीं था, सभी लोग मतदाता नहीं थे। एक अनुमान के अनुसार मात्र 10% ही उस समय जो भारत की जनसंख्या थी उन्हीं लोगों ने चुनाव में भाग लिया था, मात्र 10%। लेकिन चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहा और 5 प्रांतों में, कुल 11 प्रांत थे, 5 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत बनी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हुआ। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत। कौन कौन थे ये राज्य? ये राज्य थे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रांत। इन 5 प्रांतों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनी। बंबई प्रांत में भी लगभग बहुमत इसको मिला, तो यहां पर आपका गठबंधन की सरकार बनी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भी, कुल 3 जगहों पर कि कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाया। मुस्लिम लीग ने गठबंधन के तहत 2 स्थानों पर, 2 राज्यों में, 2 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। पंजाब में
चुनाव हुआ तो सभी पार्टियों ने भाग लिया था, जितनी भी छोटी मोटी, कांग्रेस मुस्लिम लीग तो मान लीजिए बड़ी पार्टी थी, इसके अलावा भी छोटी मोटी पार्टी सबने भाग लिया था। इसलिए पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। इनसे मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया और सरकार बनाई। इस तरह से पहली बार प्रांतों में भारतीय लोगों के, हमारे कांग्रेस के नेता राज्यों के प्रांतों के प्रधानमंत्री चुने गए। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। आज जिनको हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं ना, उस समय में उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसलिए हमारे भारतीय लोग प्रधानमंत्री के, भारतीय नेता लोग प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। 1937 से लेकर 1939 तक लगभग 24 महीना प्रांतों में कांग्रेस की सरकार रही। मैक्सिमम प्रांतों में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के नेताओं ने एक आदर्श उपस्थित किया। सबने कहा कि बस 500 रुपये हम लोग को वेतन के रूप में चाहिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम सिंपल, आम आदमी की तरह रहना, आम आदमी से मिलना जुलना आराम से। हाँ, लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे। 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में लोग यात्रा करते थे नेता सब। अब नेता है तो बहुत, मंत्री है तो सुख सुविधाओं के साथ रहना, बड़ा त्यागी लोग थे। और जब तक ये सरकार 24 महीने तक सरकार रही, लोगों ने बड़ा कंफर्टेबल फील किया। एक तरह से आज़ादी की एक झलक उनको इन 2 सालों में देखने को मिली कि परमानेंटली हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो उसी तरह का शासन हो जाएगा ना। अपने नेताओं से मिलने में कोई हिचक नहीं। अपनी बात, यहाँ तो अंग्रेज साहब है तो अंग्रेजी में बात करना है। आधा टेंशन तो पहले हो जाता था लोगों को। यहाँ अपना नेता है, अपनी भाषा में बात करता है। उस नेता के साथ हम जुड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं। अंग्रेजों वगैरह के साथ तो इस सब तरह का जुड़ाव तो नहीं ना था किसी का। और इसीलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, इन नेताओं ने एकदम जन कल्याण के बहुत जितने भी कार्य किए जा सकते थे अपने रिसोर्सेस के तहत उन्होंने किया और बहुत अच्छा कार्य किया। ये सरकारें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 1939 में हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध में ये 1939 से 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात ब्रिटेन नहीं की थी, ब्रिटेन नहीं थी। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और अल्टीमेटम देने के बाद भी पीछे नहीं हटा, तो ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर शुरू किया। हमारे नेताओं का कहना था, कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि इतना मेजर डिसीजन आपने ले लिया, प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, जरा भी सलाह मशविरा नहीं, मतलब आपने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। और इसीलिए वाला इस तरह से पॉकेट गवर्नमेंट बन के नहीं रहना है। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एक साथ कांग्रेस मिनिस्ट्री ने, कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अपना चला गया। सरकार थोड़ी मुश्किल में पड़ गई, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल थी। अब सेना उधर चाहिए, और यहाँ अगर अंदर घर में अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वहाँ भी उनको नियंत्रित करने के लिए सेना चाहिए। अभी तक कांग्रेस की सरकार मैनेज कर रही थी हर चीज़, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, डायरेक्ट वो भी जिम्मेवारी ब्रिटिश पर आ गया, सरकार पर आ गया, तो सरकार थोड़े से दबाव में आ गई। और इसी दबाव को राचा इधर थोड़ी सांप्रदायिकता की भावना भी उभरने लगी थी। और जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने एक साथ रिजाइन किया था तो आपका 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि मतलब हम लोग कांग्रेस रूल से मुक्त हुए। उन्नीस में कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए पहले अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय में वाइसराय, उन्हीं के काल में अगस्त प्रस्ताव दिया, और जिसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस, मतलब औपनिवेशिक सुशासन, औपनिवेशिक सुशासन, जितने भी कॉलोनीज होते थे उसमें लोकल जो गवर्नमेंट, अपना सेल्फ गवर्नमेंट होता था, उन्हीं लोगों के द्वारा, केवल केंद्र में शासन रहेगा ब्रिटिश का, बाकी वो सुशासन लगभग मिल गया इस तरह का। तो ये मिलेगा। और पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार संविधान सभा के गठन को, संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा का गठन, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के दौरान हमारे कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये बात थी ना कि हम लोग अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अंग्रेज जब छोड़कर हम लोग को चले जाएंगे तो हम लोग अपनी व्यवस्था चलानी होगी ना हम लोग को, तो वो व्यवस्था तो रातों रात होगी नहीं, उस व्यवस्था को पहले से तैयार करके रखना होगा। और इसलिए हमेशा से हमारे कांग्रेस के नेता एज अर्ली एज 1920s मांग करते थे, संविधान सभा के गठन की मांग करते थे, लेकिन अभी तक ब्रिटिश सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं देते आ रही थी। लेकिन पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ताकि संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार हो इसको। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को कोई फायदा नहीं हुआ, ना कांग्रेस इससे संतुष्ट हुआ, ना मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट हुई। कांग्रेस के आशाओं के अनुरूप नहीं था अगस्त प्रस्ताव। मुस्लिम लीग इसलिए नाखुश था कि इसमें सेपरेट पाकिस्तान की कहीं कोई बात नहीं थी, जबकि मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया था, और यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हम लोग का जो स्ट्रगल है दैट इज फॉर ए सेपरेट कंट्री, मतलब एक अलग राष्ट्र के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए वैसा कोई एश्योरेंस ना अगस्त प्रस्ताव में था ना क्रिप्स प्रपोजल में था, इसलिए मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मोटा मोटे अगस्त प्रस्ताव और ये आपका क्रिप्स प्रस्ताव दोनों, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में भी वही सब बातें थी, क्रिप्स प्रस्ताव में वही सब बातें थी, डोमिनियन स्टेटस की बातें थी, संविधान सभा के गठन की बातें थी। लेकिन कांग्रेस अब सिर्फ आश्वासन के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप दे क्या रहे हैं। बोला नहीं, जो भी आप लोग को दिया जाएगा, जो भी व्यवस्थाएं कायम की जाएगी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अभी क्या दे रहे हैं, तो अभी तो कुछ नहीं। तब कहा कि बातचीत समाप्त। मुस्लिम लीग ने उसी आधार पर कि पाकिस्तान का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए रिजेक्ट। तो क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या हो गया, रिजेक्ट। ये दे रहा था, इसके बारे में गांधी जी ने कहा था, इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब हम आपको दे रहे, भुगतान कर रहे हैं, लेकिन डेट हमने डाल दिया 2025 का। अब 2025 से पहले वो चेक नहीं भुनेगा आपसे। तो इसलिए उसको कहा गया, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया कि पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ऐसा चेक चाहते थे कि तुरंत दीजिए, एकदम हम चेक लें और जाए बैंक में हम अपना कैश करा लें उसको, इस तरह का चेक चाहते थे। लेकिन वो मिला नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव भी जब विफल हो गया, अच्छा, इसी बीच में कांग्रेस के नेताओं ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसमें प्रतिदिन एक व्यक्ति, एक नेता सत्याग्रह करेगा। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्रिप्स प्रस्ताव के फेल होने के बाद स्थितियां थोड़ी तेजी से बदली। वैचारिक मतभेद भी सामने आया।
कांग्रेस में जो समाजवादी गुट थे, नेहरू सुभाष वगैरह का जो गुट था, इनका मानना था कि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करके एक अच्छा काम कर रहा है, वह हिटलर के खिलाफ लड़ रहा है। और हिटलर समाजवादियों का जानी दुश्मन माना जाता था। उसका मानना था कि जर्मनी के बर्बादी के लिए समाजवादी लोग जिम्मेवार हैं, और ये चुन चुन के समाजवादियों को वो मारता था। एक ऐसा बन गया था वातावरण कि अगर हिटलर रह गया तो यूरोप से समाजवाद खत्म हो जाएगा, इतना डर गए थे समाजवादी लोग, और उसको ब्रिटेन मार रहा था। तो भारत के समाजवादियों की सिंपैथी जो थी वो ब्रिटेन के साथ थी कि ब्रिटेन अच्छा काम कर रहा है, हिटलर को मार रहा है। क्या हिटलर को अगर नहीं मारेगा तो हिटलर समाजवादियों को मार देगा। इसलिए एक नैतिक समर्थन था जो कांग्रेस का समाजवादी गुट जो था उसका, और इसीलिए इस दौरान मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के विफल होने के बावजूद भी वो लोग कोई आंदोलन चलाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गांधी जी को लगा कि यही आंदोलन चलाने का सही समय है। सरकार उलझी हुई है, हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए हिटलर का जीना मरना उतना बिग इशू नहीं है। अच्छा काम कर रहा हो हिटलर, लेकिन उसका मरना जीना वो इशू नहीं हमारे लिए। हमारे लिए हमारा इशू है फ्रीडम। और यह समय है, ब्रिटिश उलझा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अभी कमजोर करें, अभी इस पर दबाव बनाया जा सकता है। और इसलिए गांधी जी ने जन आंदोलन की बात करनी शुरू की, गांधी जी ने जन आंदोलन करने की बात शुरू की, और तब विचार उत्पन्न हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। धीरे धीरे समाजवादी नेता भी अपना मतभेद त्याग करके गांधी जी के साथ हो लिए, और वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव डाला। आज इसको बंबई में पारित कर दिया गया आपका, तो बंबई प्रस्ताव पारित करके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया तीसरा और अंतिम जन आंदोलन था। और अगर तीव्रता और विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए और लोगों के भागीदारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये गांधी जी का सबसे सशक्त जन आंदोलन था। और इसी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव पैदा कर दिया कि अब गांधी जी को चौथे जन आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन ने ही वो दबाव बना दिया कि ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि अब हिंदुस्तान में शासन करना संभव नहीं है। और तब धीरे धीरे नेगोशिएशन वगैरह सब स्टार्ट हुआ, कैबिनेट मिशन ऑल दैट, नहीं पूरा का पूरा ये हुआ। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो भारत छोड़ो है, इसको क्विट इंडिया के नाम से फेमस शब्द हुआ। ये नाम जो क्विट इंडिया दिया गया है पत्रकारों के द्वारा दिया गया है। खासकर एक ब्रिटिश पत्रकार लुई फिशर थे, उन्होंने ही पहले इस शब्द को कॉइन किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ग्वालियर टैंक बंबई, ग्वालियर टैंक बंबई से इस आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई। वहां झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। गांधी जी ने आंदोलन चलाने से पहले जितने भी भारतीय जो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे उनको स्पष्ट कहा था कि आपसे यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आप नौकरी छोड़ के आ जाइए आंदोलन में। हाँ, लेकिन आप नौकरी में रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दीजिए। सेना को कहा गांधी जी ने कि आपसे भी नहीं उम्मीद करते हैं कि आप नौकरी छोड़कर आ जाइए, आंदोलन में शामिल हो जाइए, कम से कम अपने भारतीय पर गोली मत चलाइए। आई बात सुन, यही सब आप लोग सहयोग करिए। और इस तरह से गांधी जी ने लोगों को मतलब है कि ट्रेन कर दिया। और धीरे धीरे अच्छा, इसी बीच में 1 अगस्त को लोगों ने मनाया तिलक की पुण्यतिथि। 42 में तिलक की पुण्यतिथि। 9 अगस्त काकोरी कांड की वर्षी थी। काकोरी स्मृति दिवस मनाया इन लोगों ने।
और धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हो गई आपके आंदोलन की। लेकिन इस बार सरकार ने अलग ढंग से काम किया। अभी तक जो सरकार का जो प्रतिक्रिया होता था, सरकार का जो रिएक्शन होता था, जब आंदोलन शुरू हो जाता था तो उसके पश्चात हुआ करता था। लेकिन इस बार सरकार पहले से ही तैयार बैठी थी और उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था, और ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत आंदोलन शुरू होने से पहले ही उसको काबू कर लेना है, और कोशिश यही करना है कि आंदोलन शुरू ही नहीं होने देना है। आंदोलन शुरू करते हैं नेता लोग के नेतृत्व में ही आंदोलन। तो पहला काम ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया कि जितने भी टॉप लीडर्स थे सबको रातों रात पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इसलिए कभी कभी आपको इसको एक नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। क्यों? तो जो नेतृत्व था, हाँ, उसको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। गांधी जी को, महादेव देसाई को, सरोजिनी नायडू को, आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया था। वहां पर नजरबंद थे ये लोग। गांधी जी ने इस आंदोलन में लोगों को एक मंत्र दिया था, डू और डाई, करो या मरो। मतलब क्या हुआ? डू का मतलब देश को आजाद करो, नहीं तो मर जाओ। या तो डू करो या फिर डाई कर जाओ। डू का मतलब देश को आजाद करो। अब गुलामी देखने के लिए हम लोग को जिंदा नहीं रहना है। जिंदा रहेंगे तो आज़ादी देखेंगे, और अगर आज़ादी नहीं देखे तो मर जाएंगे। डू और डाई। और गांधी जी ने कहा, बोला इसको एक मंत्र की तरह जाप करो, डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई। एक मंत्र की तरह जाप करो, करो या मरो। छात्रों को भी कह दिया कि अगर आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं तो तब तक भाग लीजिए जब तक कि देश आजाद ना हो जाए। और इस तरह से आपका भारत छोड़ो आंदोलन बिना नेतृत्व के ही लोगों ने स्वयं से आंदोलन किया। और गांधी जी ने इस बात का एक कल्पना पहले भी किया था। एक आध भाषणों में उन्होंने कहा भी था, कैसी भी स्थिति आ सकती है जब आप लोग को नेतृत्व करने वाला कोई ना रहे, नेता उपलब्ध ना रहे। जैसे गिरफ्तारी हो गई वैसे गिरफ्तारी हो जाए, तो वैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं घबराना है। हर आदमी स्वयं अपना नेता है, और जो उसको उचित लगे वो करना है। और इसी नेतृत्व विहीनता की वजह से थोड़ा सा ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया, और बहुत सारी इसमें गैर कानूनी गतिविधियां, तोड़फोड़ की गतिविधियां वगैरह की गई थी। इस आंदोलन को एक अंडरग्राउंड लीडरशिप भी मिली थी। हाँ, भूमिगत नेतृत्व, अंडरग्राउंड लीडरशिप। और ये अंडरग्राउंड लीडरशिप दिया था आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंडरग्राउंड लीडरशिप प्रोवाइड की। जयप्रकाश नारायण के बारे में घटना है कि उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था, लेकिन अपने 5 सहयोगियों के साथ वो हजारीबाग जेल से कूद के भाग गए थे। और इसी जयप्रकाश नारायण ने कि आजाद दस्ता का गठन किया था, और लोगों को पुल उड़ाने का, बिल्डिंग उड़ाने का, रेलवे ट्रैक उड़ाने का, सड़क डैमेज करने का, सबकी पूरी ट्रेनिंग देते थे। जितने भी सरकारी संस्थान थे, रेलवे, बिजली घर, डाकघर, बैंक, जितने भी आपके ब्रिटिश संस्थान के प्रतीक थे, सबको डैमेज करने का प्रयास किया इन लोगों ने। जब अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा कि आपके लोग वायलेंट एक्टिविटी में लिप्त हो गए हैं,
तो गांधी जी ने इस बार इस वायलेंस को कंडेम नहीं किया, बोला कि नहीं ठीक है। वो अहिंसक इसलिए हो गए हैं कि वो कायर नहीं कहलाना चाहते। अहिंसक वहीं तक जब तक हमको कोई कायर ना कहे। जब बात कायरता की आ गई तब तो हिंसक होना ही बेहतर है, और इसीलिए हमारी जनता जो है वो हिंसक है। इसलिए कि वो कायर आपके अधीन में अब भी रहेगी अगर, तो कायर कहलाएगी। और इस तरह से एक तरीके से गांधी जी ने अपने लोगों के द्वारा किए जाने वाले हिंसा को जस्टिफाई किया, और उसके बाद आंदोलन चला। इस आंदोलन में जो अंडरग्राउंड लीडरशिप रही उसने कमाल का काम किया। उषा मेहता वगैरह के नेतृत्व में एक रेडियो स्टेशन इन लोगों ने स्थापित किया। उषा मेहता के नेतृत्व में इन लोगों ने एक रेडियो स्टेशन बंबई और नासिक से ऑपरेट होता था ये। और इसमें आंदोलन से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इस रेडियो स्टेशन से जो न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया जाता था, दैट वाज कॉल्ड डू और डाई बुलेटिन। डू और डाई बुलेटिन। बहुत सारे कार्यक्रम होते थे जिनका नाम रखा जाता था वॉइस ऑफ फ्रीडम। वॉइस ऑफ फ्रीडम। राम मनोहर लोहिया के भाषण लगातार आते रहते थे। आंदोलन से संबंधित कोई भी घटना होती थी उसकी जानकारी इस रेडियो पर दी जाती थी। बहुत दिनों तक पुलिस इस रेडियो स्टेशन का पता नहीं लगा पाई। जब पता लगा तो फिर उसको जबरदस्ती बंद कर दिया गया। नहीं, इतना ऑर्गेनाइज था भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा एकदम आंदोलन भी चल रहा है, पूरा रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, रोज शाम को आपको न्यूज सुना रहा है, आपका रेडियो बज रहा है, आप सुनिए। पुलिस को पता नहीं चल पा रहा कि कहां से आ रहा है। एक और चीज भारत छोड़ो आंदोलन की बड़ी स्ट्राइकिंग है, हाँ, पैरेलल गवर्नमेंट्स, समानांतर सरकारें। इस आंदोलन में के दौरान भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने समानांतर सरकारों की स्थापना की। अंग्रेजी शासन को हटाकर अपना शासन कायम करना, अपनी सरकार कायम करना। हाँ, यह काम सबसे पहले हुआ बलिया में। बलिया में चित्तू पांडे ने किया, स्थानीय कांग्रेस नेता। जितने ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे सबको हटा दिया और स्वयं प्रशासन चलाने लगा। यही काम हुआ सतारा में, महाराष्ट्र में सतारा में, जहां प्रति सरकार के नाम पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। और फिर तीसरा इस तरह का हुआ, आपका कहा जाता है मिदनापुर में, जहां जातीय सरकार की स्थापना की गई। प्रति सरकार तो 1945 तक काम करती रही। और अपने इन समानांतर सरकारों के माध्यम से हमारे कांग्रेस नेताओं ने यह साबित किया है कि हाँ, वो प्रशासन करना जानते हैं, अपना देश संभालने के लायक हैं। मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना सतीश सावंत, नेता सतीश सावंत हुआ करते थे। महाराष्ट्र में प्रति सरकार की स्थापना में वाई चौहान और नाना पाटिल। तो ये सब समानांतर सरकारों की स्थापना है। भारत छोड़ो आंदोलन की एक अद्वितीय विशेषता थी। किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं देखा गया कि लोगों में इतना अपने आप में भरोसा आ गया हो कि अब लोग ब्रिटिश सरकार को हटाकर वहां अपनी सरकारें कायम करने लगे थे। और बाद में धीरे धीरे, हालांकि सभी सरकारें मतलब पकड़ाई, भागना पड़ा सबको, फिर ब्रिटिश सरकार कायम हुआ। लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल तक आपने इन लोगों ने अपनी सरकार कायम रखी। अब प्रॉपर जो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, नियम, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के सभी वर्गों की भागीदारी रही। महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही।
और अलग से कुछ महिलाओं का नाम लेना सही होगा। सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने बहुत दिल से मन से काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्नीस 1944 तक आते आते सरकार ने फिर दमन का सहारा लिया, कोई उपाय नहीं था। मार्शल लॉ देश में लगा ही हुआ था, वर्ल्ड वार का सिचुएशन भी खत्म नहीं हुआ था। तो अंत में दमन चक्र के बल पर, सरकारी दमन के बल पर, पुलिस बल का प्रयोग करते हुए, न्यायालय का प्रयोग करते हुए 1944 तक आते आते इस आंदोलन को दबा दिया अंग्रेजों ने। और फिर यह आंदोलन पूरा का पूरा एकदम सप्रेस हो गया। सबसे ज़्यादा मुकदमा, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी इसी आंदोलन में हुआ। सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी इसी आंदोलन में हुआ। हाँ, वैसे तो आंदोलन को अंग्रेज सरकार ने ताकत के बल पर दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिसके बाद अंग्रेजों को भी समझ में आने लगा कि अब हिंदुस्तान में ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं चलाया जा सकता है। और इसीलिए उसके बाद उन लोगों ने अपना विचार बदला और धीरे 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 सरकार की तरफ से भी एक ऐसा माहौल बनाया गया कि आज़ादी मिल सके, लोगों को आज़ादी मिल सके। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, फिर उसके पहले वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, फिर माउंटबेटन प्लान आया और धीरे धीरे हम लोग को आज़ादी मिली। तो अपनी आज़ादी की लड़ाई के उस सेगमेंट के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम लोग करेंगे लास्ट में अप टू 1947, 1947 तक, जब तक हम लोग को आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक का मामला साफ है? पूरी बात एक सिलसिले में चल रहा है मामला? चलो ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम लोगों के बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।